तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले हाफ में हम जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे आरक्षण को लेकर जो महायुद्ध हो रहा है। दरअसल पहले आपने सुना होगा कि विपक्ष ये आरोप लगाता था कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी, बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर अब आपको बता दें कि विपक्ष को अब बीजेपी ने घेर लिया है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी अब लगातार हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष, जिस तरह उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया, विपक्ष दलित, पिछड़े, ओबीसी वर्ग के जो आरक्षण है उसे खत्म करके मुस्लिमों को दे देगा। वहीं एक और बड़ी बात आ गई है, जहां पर सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमला बोल रहे हैं, उधर आपको बता दें कि सरकार में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम एएमयू का आरक्षण खत्म कर देंगे अगर हम सत्ता में आए। तो आरक्षण को लेकर महायुद्ध शुरू हो गया है। पहले एक रिपोर्ट, फिर कुछ सवाल और फिर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। कांग्रेस इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया और धर्म के आधार पर दे दिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आपस में विभाजित करेंगे और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंदरबांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। संविधान को किस तरह से तोड़ा मोड़ा जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से अपनी बात कहता है सरकार के खिलाफ, उसको कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश की जाती है। और अगर ये दोबारा सरकार में आ गई तो हो सकता है वो ऐसा कानून ले आए जिससे हमारे किसानों के लिए अधिकार छीन जाए, उनको इंडस्ट्री सपा की सरकार ने तो एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण ही बिल्कुल खत्म कर दिया था। शिक्षण संस्थानों में किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, आपको बता दें आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल है, जो आरक्षण को लेकर धर्म युद्ध शुरू हो गया, उसका एक महत्वपूर्ण सवाल ये है। पहला सवाल, क्या पिछड़े और दलितों का हक छीनेगी कांग्रेस? ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। जो विपक्ष आरोप लगा रही है, यानी बीजेपी जो आरोप लगा रही है विपक्ष को घेरने में, कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम आरक्षण से करेगी गेम। जी हाँ, कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम आरक्षण से करेगी गेम। ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा सवाल है कर्नाटक फॉर्मूला। जी हाँ, कर्नाटक का फॉर्मूला देश भर में लागू करेगी क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं हम। क्या कांग्रेस देश भर में ये फॉर्मूला लागू करने जा रही है? और वोट बैंक के लिए धार्मिक आरक्षण क्यों? ये हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल है। वोट बैंक के लिए धार्मिक आरक्षण क्यों? तो ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसी महत्वपूर्ण सवालों के बाद आपको बता दें इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ आपको बता दें हमारे 3 खास मेहमान जुड़ गए। मैं जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूँ। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रहेंगे। हरीश जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। जोशी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनु पासवान हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। अनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनु जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। अगर आप सत्ता में आए तो आप ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं और कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं नहीं कह रहा हूं मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। जयप्रकाश जी, मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे ही एक वक्तव्य ये कहना चाहूंगी कि जब आज से 3 महीने या 4 महीने पहले लगातार राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को गलत सिद्ध करने के लिए जाके चुनावी रण क्षेत्र में जाके ये कहा कि भाई हमारे लिए जाति बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए 3 ही जाति है, गरीब महिला और इस तरीके की उन्होंने बात की। और इस बात को उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आबादी तो गरीबों की है,
तो जाति जनगणना की बात ही कहां से उठती है? तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी तो ये बात कर रहे, जब जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले की, और हमारे तो मैनिफेस्टो में भी है जातिगत जनगणना के आधार पे कि जाति पहले जातिगत जनगणना होगी और उसी के आधार पे सिर्फ आरक्षण ही नहीं, सभी क्षेत्रों में, नौकरी से लेके सभी क्षेत्रों में उसी के आधार पे चीजों को। मैम कर्नाटक पर जवाब दीजिए ना, क्या फिर आप देश में कर्नाटक मॉडल लागू करेंगे? मैम कर्नाटक पर जवाब दीजिए ना। अपना कहते हैं कि भाई हमको उस पे कोई बात नहीं करनी, और आज बात कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े मैम पिछड़ों कर्नाटक पर जवाब दीजिए ना। मैम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कर्नाटक पर जवाब दीजिए ना। 32% वहाँ ओबीसी को आरक्षण मिलता है, 32% में भी आपने मुसलमानों को वहाँ आरक्षण दे दिया, उस पर जवाब दीजिए ना, वो क्यों दे दिया? क्या ये आरक्षण खत्म करने की साजिश नहीं है ओबीसी की? 17 जातियां मुसलमानों के आपने उसमें डाल रखी हैं। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत चीजों को घुमा के जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरीके से ना तो कांग्रेस ने कभी कोई काम किया है और ना कभी काम करेगी। कांग्रेस सभी चीजों में बहुत ही निष्पक्ष होकर कार्य करती है। ना तो किसी ओबीसी का आरक्षण छीना गया है और ना ही मुसलमानों को ओबीसी में शामिल। अरे मैडम वो कर्नाटक में है ना, तभी तो वो सवाल उठे मैम, तो होते नहीं तो मैं लौटूंगा। चलिए समाजवादी पार्टी का तरफ रुक कर लेता हूँ। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर जोशी साहब, एक बड़ा सवाल। अनु जी ठीक है, मैं लौटूंगा। अनु जी लौटूंगा। कर्नाटक में है मॉडल, तभी तो ये चर्चा हो रही है ना मैम। 4% आपने मुसलमानों को दे दिया, 32% ओबीसी आरक्षण में। जोशी साहब, बीजेपी आरोप लगा रही है बहुत सारे गंभीर, खासकर कांग्रेस को भी निशाने पर लिया जा रहा है। और सर मैं तो अभी मायावती जी को सुन रहा था, मायावती कह रही है कि समाजवादी पार्टी में भी यही हुआ था। SC ST कर्मचारी जो समाजवादी पार्टी में वहां आरक्षण खत्म किया जा रहा था, वो भी सवाल उठा रही है। सर क्या आप कांग्रेस सपा, क्योंकि आपकी गठबंधन के लोग हैं, क्या आरक्षण खत्म करने की तैयारी है? ये मेरे सवाल नहीं है सर, ये बीजेपी सवाल पूछी है, मायावती सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जयप्रकाश जी, इस देश ने 2004 से लेकर और 2014 तक कांग्रेस की सरकार को देखा है और 2014 से 2024 तक आदरणीय मोदी जी की सरकार को देखा है। और अंतर साफ है कि किसके कार्यकाल में आरक्षण छीना गया। क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आरक्षण को छीना गया? तो आज वो लोग बात कर रहे हैं और इनके सांसद क्या भाषा बोल रहे हैं? इनके सांसद, इनके नेता, इनके जो कैंडिडेट है वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग सरकार में आ गए तो हम संविधान, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की बात इस देश में हो रही है। क्या ये देश का सच नहीं है? और आज अच्छा होता देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं और आप और कांग्रेस की जो हमारी साथी है, भाजपा की जो हमारी साथी है, हम नागरिक भी है देश के, अच्छा होता प्रधानमंत्री जी आज जो 10 साल के कार्यकाल को गिनाते और आदरणीय योगी जी 7 साल के अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताते कि उन्होंने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या काम करा। लेकिन उनके हाथ खाली है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार का जो इनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की, वो पॉलिसी को लागू करके चुनाव को भ्रमित करा जाए। लेकिन जो पहले चरण में जो हताशा मिली है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और निश्चित तौर पे आवाम इनके जो वादे थे, पहले वादे जुमले हो गए और जुमले नई गारंटी बन के आ रहे, लोग इनको समझ चुके और इनको सत्ता से उखाड़ने के लिए संकल्पित है। और ये कितना प्रयास कर ले, इसमें सफल नहीं होने वाला। और अब बात, मैं तो मुद्दे से भागता नहीं हूँ जयप्रकाश जी, मेरी आदत है, मैं पॉलिटिकल साइंस और कानून का विद्यार्थी हूँ। अगर किसी प्रदेश में कांग्रेस ने ऐसा करा तो सुप्रीम कोर्ट है। अभी इन्होंने जो आपने देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो चंडीगढ़ में धांधली कराई, लोकतंत्र की हत्या कराई, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। हमारा देश चलेगा संविधान से। हमारे नेता ने जो बात करी है, समाजवादी लोग उस लाइन पर चलते हैं। हम लोग देश बचाने, संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो लगातार चर्चा हम कर रहे हैं और आरक्षण को लेकर, और तमाम हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए। हरीश श्रीवास्तव साहब हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए। इसके साथ ही प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता एसपी के हमारे साथ जुड़े हैं। अन्नू पासवान हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे हम गेस्टों का ही रुख कर लेते हैं। हरीश श्रीवास्तव साहब के पास एक बार फिर से चलते हैं। हरीश श्रीवास्तव साहब, आरक्षण को लेकर जिस तरीके के आरोप लग रहे थे कि आरक्षण बीजेपी आएगी तो खत्म कर देगी, आज तमाम जो पार्टियां आए वो इस तरीके के आरोप बीजेपी को लेकर क्यों लगाती है लगातार? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं। जैसे मोदी जी की सरकार ने देश के आप सबकी खुशहाली के काम किए
गरीबों को देना, गैस खाना, पानी पहुंचाना, दवाई की व्यवस्था और चाहे दूर से कमजोर आदमी ताकि उनका जीवन। और आप विकास को ले लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ले लीजिए, आप वैश्विक परिदृश्य को ले लीजिए, तो किसी भी विपक्षी दल के पास कोई आज सवाल नहीं। इनको केवल भ्रामक मुद्दे लाने हैं। अब कर्नाटक में कांग्रेस से स्वीकार नहीं कर पा रही कि हमने ये किया, वहां आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की। तो बात को जो मुद्दा है उसको स्वीकार न करना, सच को स्वीकार न करना, समाजवादी पार्टी कह रही, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही, लेकिन मायावती जी के आपने वक्तव्य सुन लिया कि किस तरह से एससी के प्रमोशन में जो आरक्षण था उसको उन्होंने समाप्त करने का काम किया और पीडीए का नारा देते हैं। अगर दलितों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा सताए गए समाजवादी पार्टी सरकार में, सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, समाजवादी पार्टी सरकार में रहा और कांग्रेस का तो पूरा रिकॉर्ड है। तो ये लोग आज इनके पास केवल इसके कि झूठ और भ्रम फैलाएं और झूठ और भ्रम फैला करके किस तरह हम सत्ता की जोड़ जुगत बनाएं। कहीं वो लोगों की संपत्ति की सर्वे की बात करा रहे हैं, कहीं ये आरक्षण को लेकर के कि वो मुस्लिम समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल करके पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है उसको उसमें कटौती करके उनको उसका हिस्सा दे देंगे। तो ये जो तरह तरह का जो स्वांग रच रहे हैं वो केवल इसलिए कि किस तरह वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे। आप बताइए, स्वांग ये रचा जा रहा है, ठीक, स्वांग ये रचा जा रहा है, ये बीजेपी का कहना है। जैसा कि हमारे साथ इस वक्त हरीश श्रीवास्तव साहब भी बात कर रहे हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर भी हमारे साथ हैं एसपी से, और अनु पासवान भी हमारे साथ हैं। अनु, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके की बातें की जा रही है, कहा जा रहा है कर्नाटक की बात आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, आरक्षण से आपने छेड़छाड़ की, और सिर्फ ये सत्ता की चाबी पाने के लिए एक तरीके से स्वांग जो है वो रचाया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जातिगत जनगणना की बात जब लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही थी तो इस पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किसको था? बीजेपी के लोगों को था, और खुद प्रधानमंत्री जी ने इस पे वक्तव्य दिया था कि गरीबों की हम बात करेंगे, हम जातिगत जनगणना की बात नहीं करेंगे, हमारे लिए गरीबी सबसे बड़ी जाति है। तो यहाँ पर तो बीजेपी पहली बात बता दे कि उनको जातिगत जनगणना से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो भी वही है कि जातिगत जनगणना की हम बात करेंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी, और उसी के आधार पर चीजों का सही तरीके से वितरण होगा। मगर आज जब बीजेपी के प्रवक्ता जी जो ये बात कर रहे हैं, ये जरा ये बता दें कि आज की तारीख में हर क्षेत्र में, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे आप औद्योगिकरण के क्षेत्र में ले लीजिए, यहाँ पर कितने इनकी सरकारों में एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी को कितनी जगह मिली है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि यहाँ पर 3 ओबीसी शैक्षणिक संस्थाओं में सबसे हायर जगह पे सिर्फ 3 ओबीसी, और इनके खुद के इनके जस्टिस इस तरह में जगह जगह पर एससी, एसटी, ओबीसी के स्थानें अभी भी खाली पड़ी है, मगर इनको भरा नहीं जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात, जब ये इस तरीके की बात करते तो इनको भी अपने आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहिए कि इनको जातिगत जनगणना से समस्या क्या है। ठीक है अनु जी, वापस लौटते हैं आपके पास। प्रोफेसर भुवन भास्कर भी उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले जवाब मैं ले लेती हूँ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव साहब से। श्रीवास्तव साहब, बहुत सारे आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर, आखिर दिक्कत क्या है? उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अनु जी कह रहे हैं। देखिए, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी बहुत दिनों से इस एजेंडा को लेकर चल रहे थे। अभी जो पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव हुए, श्रीमान राहुल गांधी सभी प्रदेशों में इस एजेंडे को लेकर जनता के पास गए थे, और जनता जनार्दन ने कितने नंबर दिए कांग्रेस पार्टी को, इसको अनु जी बता दें। इनको खारिज करने का काम किया, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर राज्यों में इनको खारिज करने का काम जनता जनार्दन ने किया। कहाँ गया उनका मुद्दा? प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि अक्रॉस द कास्ट जो गरीब है वो गरीब है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको जो लाभकारी योजनाएं उसको प्राथमिकता के आधार पर उनको सबसे
उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, ये प्रधानमंत्री जी ने चार लोगों में विभक्त किया। तो सबसे बड़ी बात क्या है, वो किसी जाति वर्ग का हो, किसी जाति वर्ग का हो, अगर गरीब है तो उसका उत्थान करना सरकार का काम है। वो महिलाओं का सशक्तिकरण करना, युवाओं का सशक्तिकरण करना और किसानों को समृद्ध करना। किसान पूरे देश का अन्नदाता है, वो समृद्ध हो, वो खुशहाल हो, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो आपके ही राज्य में दो बार किसानों को दिल्ली की सड़क पे क्यों बैठना पड़ गया? 600 से भी ज्यादा किसानों ने अपनी आहुति दे दी एमएसपी जैसी गारंटी को लेने के लिए। आज देखिए वो क्यों हट रहे हैं? एमएसपी की गारंटी आपने क्यों नहीं दी किसानों को? वो तो कांग्रेस पार्टी के एजेंडा था, कांग्रेस पार्टी के एजेंडा था और उस पे वो उनको राजनीतिक प्रयोग कर रही थी। लेकिन उसके बाद 22 का चुनाव हुआ, उसके बाद 2022 का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में और सारे किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया और भारतीय जनता पार्टी को चुना। तो ये जो राजनीतिक मोटिव लेकर के जो लोग आंदोलन करते कराते हैं, आज उत्तर प्रदेश किसानों से पूछिए, उनको सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली, पानी, खाद मिल रहा है। गन्ना किसानों के रिकॉर्ड भुगतान हुआ, तो ये एक तरीके से आप बता रहे हैं। मैं आपसे जवाब लूंगी अनुज जी, मैं वापस आपसे जवाब लूंगी इसका। अनुज जी, मैं वापस आपसे जवाब लूंगी, लेकिन एसपी प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी तुरंत। लेकिन एसपी प्रवक्ता भी प्रोफेसर भुवन भास्कर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी जरा हम रुक कर लेते हैं। भुवन भास्कर साहब, ये कहा जा रहा है पीडीए का नारा आप लोग देते हैं, लेकिन पिछड़ा दलित तो आप देख ही नहीं रहे हैं। उनका तो उत्थान आपके राज्य में हुआ ही नहीं है। आपका राज था, लेकिन पिछड़ों और दलितों का उत्थान जो है वो नहीं हो रहा है, इसलिए छिटक के बीजेपी कह रही है वो हमारे पास आ रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको बता दूं, पीडीए का नारा को हमने देश का आंदोलन बनाने का काम करा और उसको जनता ने भी आशीर्वाद देने का काम करा। और हम आपको बताना चाहते हैं, घोषी का जो चुनाव हुआ था वो पीडीए की रणनीति के तहत माननीय अखिलेश यादव जी ने वो चुनाव लड़ा और जनता ने उसमें मोहर लगाने का काम करा। वो आखिरी चुनाव था उत्तर प्रदेश का जनता के द्वारा। तो पीडीए की तो जीत हो चुकी है, उसी रास्ते पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे भ्रष्टाचार की बात करेगी? 6000 इस देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने करा। 6986 करोड़ का जो घोटाला करा, घोटाला इसलिए करा इन्होंने, चंदा पहले जो डंडा मारा सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का, और डंडे के बाद चंदा लिया, वसूली करी, और चंदे के बाद फिर उनको बिजनेस देने का काम करा। और ऐसी ऐसी कंपनियां जो कि गाय का मांस बेचने का काम करती है, उनसे भी चंदा लेने वाले ये गौ माता वाले लोग हैं। ये कैसे, ये द्विअर्थी लोग हैं, देश जिनकी नीति और नीयत को जान रहे हैं। और भ्रष्टाचार देखिए आप कैसा चंडीगढ़ में हुआ, किस पर अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो पाता तो हमें और आपको न्याय मिल पाता। और ये वही पार्टी है जो बंगारू लक्ष्मण, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वो ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये तो भ्रष्टाचार की जन्नी पार्टी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आज जब बात होनी थी 2 करोड़ नौकरी का, 20 करोड़ की नौकरी का हिसाब नहीं दे पा रहे, काले धन की बात होनी चाहिए। यानी कि लंबी फेरिस्त एसपी के पास भी है, जैसा कि प्रोफेसर साहब यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था, बाकी हमारे साथ हरीश जी बने हुए हैं, अनुज जी भी हमारे साथ बने रहेंगी आगे भी।